हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बार काउंसिल के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 भी बनाया था इस विषय पर कि भाई बार काउंसिल में क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी वॉच जरूर करें। इन दोनों वीडियो को देख करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके इंटरव्यू में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन पिक किए हैं। तो चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई उच्च न्यायालय क्या दंडादेश पारित कर सकता है, यानी उच्च न्यायालय क्या सजा दे सकता है किसी अपराधी को। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश उच्च न्यायालय दे सकता है। अब ये जो शब्द है विधि द्वारा प्राधिकृत, इसका ये मतलब है कि बीएनएस में जिन दंडादेशों के बारे में बताया गया है, यानी सजाओं के बारे में बताया गया है, उनमें से कोई सी भी सजा उच्च न्यायालय दे सकता है। दोस्तों, पहले आईपीसी में 5 प्रकार की सजा दी जा सकती थी किसी भी अपराधी को। अब बीएनएस में 6 प्रकार की सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय उन 6 प्रकार की सजाओं में से किसी भी प्रकार की सजा को जो अपराधी व्यक्ति है उसको दे सकता है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि वो कौन सी सजा है जो बीएनएस में बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, सामुदायिक सेवा एक ऐसी सजा है जो आईपीसी में तो नहीं थी, लेकिन बीएनएस में बढ़ाई गई है। सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा का मतलब है कि अदालत किसी अपराधी को ये आदेश देता है कि भाई आप इतने समय तक समाज सेवा करोगे और इसके बदले में आपको कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। तो पॉइंट पे आते हैं। उच्च न्यायालय कोई भी सजा दे सकता है जो बीएनएस में दी गई है, यानी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई सेशन न्यायालय क्या क्या सजा दे सकता है। तो दोस्तों, सेशन न्यायालय कोई भी सजा दे सकता है जो बीएनएस में दी गई है, यानी 6 प्रकार में से कोई भी सजा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि सेशन न्यायालय अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा देता है तो उस फांसी की सजा को सेशन न्यायालय को उच्च न्यायालय से वेरीफाई कराना पड़ता है। बस ये पॉइंट की बात है। बाकी उच्च न्यायालय की और सेशन न्यायालय की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। एक फर्क है सिर्फ कि भाई अगर सेशन न्यायालय फांसी की सजा देगा किसी अपराधी को, तो उस फांसी की सजा को माननीय उच्च न्यायालय से उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भाई सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है किसी अपराधी को। तो सीजेएम 7 साल तक की सजा दे सकता है किसी भी अपराधी को। अब बात करते हैं कि भाई जेएमएफसी यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकता है। तो जेएमएफसी 3 साल तक की सजा दे सकता है। अब बात करते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यानी जेएमएससी कितनी सजा दे सकता है। तो भाई जेएमएससी 1 साल तक की सजा दे सकता है किसी भी अपराधी को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि किन अपराधों में समझौता हो सकता है। जैसे बहुत सारे अपराध ऐसे हैं कि उनमें समझौता हो जाता है और बहुत सारे अपराध ऐसे हैं कि उनमें समझौता नहीं होता। यदि दोनों पक्षकार भी चाहें, जिनके बीच में विवाद है, तो किसी भी क्रिमिनल कार्यवाही में यानी दांडिक कार्यवाही में वो कौन से अपराध है जिनमें समझौता हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होता है कि भाई कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, यानी कोई भी क्रिमिनल मुकदमा होता है, उन सभी में समझौता किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सच बात नहीं है। बीएनएसएस की एक धारा है 359, उसमें एक लिस्ट दी गई है। अब बीएनएसएस की 359 धारा में जिन अपराधों की लिस्ट दी गई है, सिर्फ
उन अपराधों में ही समझौता हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे अपराध हैं उनमें समझौता नहीं हो सकता है। यानी जर्नल सी बात है कि गंभीर अपराधों में समझौता नहीं हो सकता और जो गंभीर अपराध नहीं है उनमें समझौता हो सकता है। और किन अपराधों में समझौता होगा, ये बीएनएसएस की धारा 359 में एक सूची दी गई है। उस सूची में ये बताया गया है कि भाई किन किन अपराधों में समझौता हो सकता है। अब जो अपराध उस सूची से बाहर का है उसमें समझौता नहीं हो सकता, ये चीज आप ध्यान रखें। अब दोस्तों एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, क्या हाई कोर्ट किसी अपराध का विचारण कर सकता है? तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज रहता है कि भाई हाई कोर्ट सिर्फ अपील सुनती है, विचारण नहीं करती। लेकिन बीएनएसएस में ये प्रावधान किया गया है कि यदि हाई कोर्ट चाहे तो वो किसी भी अपराध का विचारण कर सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है? यानी जिस पर किसी अपराध का आरोप है, क्या प्राइवेट व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है? अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि प्राइवेट जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, गिरफ्तार सिर्फ पुलिस करती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। उसमें बस ये कंडीशन है, 2 शर्त हैं। पहली कंडीशन, प्राइवेट व्यक्ति तभी गिरफ्तार कर सकता है जब उसके सामने कोई अपराध किया गया हो। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि वो जो अपराध उसके सामने किया गया है वो संज्ञेय और अजमानतीय होना चाहिए। अब अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, यानी एक कंडीशन कि प्राइवेट व्यक्ति जो गिरफ्तार करना चाह रहा है उसके सामने वो अपराध किया गया हो, और दूसरी कंडीशन कि भाई वो जो अपराध है ना वो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हैं तो हाँ, प्राइवेट व्यक्ति बिल्कुल किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड क्या होता है, यानी जिसको मोटी सी भाषा में बोला जाता है पीसीआर, पुलिस कस्टडी रिमांड, यानी पुलिस कस्टडी का टाइम क्या होता है। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सीआरपीसी में जो पुलिस कस्टडी का टाइम था वो 15 दिन था और बीएनएसएस में उसको बढ़ा के 90 दिन कर दिया गया है। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, पुलिस कस्टडी का टाइम 15 दिन ही है। अब वो चाहे 15 दिन एक बार में हो जाए या टुकड़ों में हो जाए, जैसे 3 दिन की कभी, 5 दिन की कभी, फिर 3 दिन की बाद में। कहने का ये मतलब है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक ही रखा जा सकता है। यानी पुलिस कस्टडी का जो टाइम है वो मैक्सिमम 15 दिन का टाइम है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि क्या किसी महिला को समन की तामील करी जा सकती है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग? तो इसका जवाब है कि बीएनएसएस में साफ दिया गया है कि किसी महिला को समन की तामील नहीं करी जा सकती। ये बीएनएसएस का प्रावधान है कि भाई किसी भी महिला को समन की तामील नहीं करी जा सकती। ये याद रखने योग्य बिंदु है। अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि कौन सी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, यानी किस संपत्ति की कुर्की करी जा सकती है। तो इसका जवाब है कि कुर्की किसी भी चल संपत्ति की करी जा सकती है और कुर्की किसी भी अचल संपत्ति की करी जा सकती है। यानी चल और अचल दोनों संपत्तियों की कुर्की करी जा सकती है। यानी करंट एसेट्स की भी कुर्की करी जा सकती है, फिक्स एसेट्स की भी कुर्की करी जा सकती है। बस कुर्की किस चीज़ की नहीं करी जा सकती? एक तो जो पहनने के आवश्यक कपड़े हैं उनकी कुर्की नहीं करी जा सकती, खाने पकाने के जो बर्तन हैं उनकी कुर्की नहीं करी जा सकती, और किसी प्रथा के अनुसार अगर कोई आभूषण पहनता हो कोई भी महिला तो उसकी कुर्की नहीं करी जा सकती। जैसे मंगलसूत्र है, अब मंगलसूत्र की कुर्की नहीं करी जा सकती। बाकी किसी भी चल संपत्ति की कुर्की करी जा सकती है, किसी भी अचल संपत्ति की कुर्की करी जा सकती है। अब दोस्तों एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई
अगर किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो क्या इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस ऑफिसर किसी चीज की बरामदगी के लिए बिना वारंट के तलाशी ले सकता है? अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चों का मानना है कि उसको तलाशी वारंट इशू कराना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों का मानना है कि तलाशी वारंट इशू कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि अगर किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर उसको ये लगता है कि तुरंत किसी चीज़ की बरामदगी के लिए तलाशी करना बहुत ज़रूरी है, तो वो बिना वारंट के तलाशी करवा सकता है या कर सकता है। और उस चीज़ की बरामदगी अगर होती है तो वो कर सकता है बिना वारंट। अब दोस्तों आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कि आप ये बताइएगा कि भरण पोषण के भत्ते का जो आवेदन होता है वो किस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, यानी जिसको सादी सी भाषा में गुजारा भत्ता बोलते हैं। तो गुजारे भत्ते का जो आवेदन पत्र है वो किस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है? तो इसका आपको जाहिर है कि पता होना ही चाहिए। तो इसका जवाब है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी जिसको हम JMFC बोलते हैं, उसके सामने गुजारे भत्ते का जो आवेदन पत्र है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। अब दोस्तों आपसे एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि FIR किन मामलों में होती है? तो आप ध्यान रखें कि FIR सिर्फ उन्हीं मामलों में होती है जो संज्ञेय अपराध होते हैं। अब फिर ये एक डाउट आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है? तो BNSS के लास्ट में एक टेबल दी गई है जिसको टेबल नंबर 1 बोलते हैं। टेबल नंबर 1 में यह बताया गया है कि कौन सा अपराध तो संज्ञेय है और कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है। तो FIR जो है, FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये भी ध्यान रखें, FIR सिर्फ उन्हीं मामलों में करी जा सकती है जो संज्ञेय होते हैं। और संज्ञेय का पता कैसे चलेगा? BNSS की टेबल नंबर 1 में ये दिया गया है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है। और FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। दूसरी चीज में इसमें आपको एक बोनस पॉइंट भी बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है कि NCR क्या होती है? तो ये जो FIR है और NCR है ये दोनों के अपोजिट हैं, यानी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब मैंने क्या बताया कि संज्ञेय अपराधों में FIR करी जाती है और जो अपराध संज्ञेय नहीं होते उनमें फिर क्या करा जाता है? उनमें करा जाता है NCR। ठीक है, उनमें क्या करा जाता है? जो अपराध संज्ञेय नहीं होते उनमें करी जाती है NCR। ये भी आप ध्यान रखें, ये मैंने आपको एक बोनस पॉइंट बताया। अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि जीरो FIR क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि FIR तो हमने पढ़ ली कि FIR किन अपराधों में होती है। अब जीरो FIR किन अपराधों में होती है? तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा नियम है कि जिस थाने की अधिकारिता में, यानी जो थाने का एरिया लगता है, जैसे हर थाने का एक एरिया होता है कि भाई नगर कोतवाली का इतना एरिया पड़ेगा, सिविल लाइन का इतना एरिया पड़ेगा, तो हर थाने का एक एरिया होता है। अब कोई घटना जिस थाने के एरिया में करी जाती है, जैसे मान लिया नगर कोतवाली के एरिया में कोई घटना घटित हुई, तो नियम यह है कि उसकी जो FIR है वो नगर कोतवाली में ही करी जा सकती है। अब जैसे मान लिया कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई किसी व्यक्ति के सामने कि जहां पे घटना हुई उस व्यक्ति से जिसके साथ घटना हुई है नगर कोतवाली तो दूर था, यानी उसको FIR दर्ज करानी थी नगर कोतवाली में, लेकिन वो दूर था, उससे नज़दीक पड़ रहा था सिविल कोतवाली का एरिया, यानी सिविल थाने का एरिया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि बजाय नगर कोतवाली में जाने के वो चला गया सिविल थाने में, क्योंकि सिविल थाना उससे नज़दीक था। अब मजबूरी क्या है
घटना घटित किस थाने के एरिया में हुई? नगर कोतवाली के। व्यक्ति चला गया कहाँ? सिविल लाइन थाने में। तो सिविल लाइन थाना उसको मना नहीं करेगा, उसको ये नहीं कहेगा कि भाई आप वापस जाओ और नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराओ, ये नहीं कहेगा। सिविल जो लाइन थाना है वो क्या करेगा कि एक उनके पास रजिस्टर्ड होता है जिसको 0 एफआईआर बोलते हैं, उसमें वो उस व्यक्ति की एफआईआर को दर्ज कर लेगा और जो उसने एफआईआर दर्ज करी है सिविल लाइन थाने ने वो उसको भेज देगा नगर कोतवाली को। अब इसको 0 एफआईआर ही क्यों बोलते हैं? ये तो आपकी समझ में आ गया कि 0 एफआईआर कब करी जाती है, लेकिन इसको 0 एफआईआर ही क्यों बोलते हैं, ये भी एक समझने वाली चीज़ है। देखो दोस्तों, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसका एक नंबर होता है। जैसे मान लिया कि नगर कोतवाली में कोई एफआईआर दर्ज हो रही है तो उसका एक नंबर होगा, आपने देखा भी होगा। उसका ऐसे नंबर होता है कि 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025। तो एफआईआर का एक नंबर होता है, लेकिन ये जो 0 एफआईआर होती है इसका कोई भी नंबर नहीं होता। इसको क्या करती है पुलिस कि इसके सामने 0 लिख देती है, इसका नंबर नहीं होता, इसके सामने 0 लिख देती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 0 एफआईआर बोलते हैं। और जैसे जिस थाने ने इसको रजिस्टर्ड किया, यानी जिस थाने ने इसके सामने 0 लिख दी, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि सिविल लाइन थाने की अधिकारिता नहीं थी लेकिन उसने फिर भी वो एफआईआर दर्ज करी 0 डाल के और उसने पहुंचा दिया नगर कोतवाली में, तो फिर जो नगर कोतवाली है वो इस पे एक प्रॉपर नंबर डालेगी, तो फिर ये 0 एफआईआर से एफआईआर बन जाएगी। तो बस ये 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट है। एक आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आपके सामने कोई फरियादी आता है, आप एक वकील हैं, आपके सामने एक फरियादी आता है और फरियादी आपको ये सुनाता है, अपनी व्यथा सुनाता है कि वकील साहब मेरे साथ फला फला घटना हुई है और मैं फला फला थाने में गया था लेकिन उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो अब आप बताओ कि उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज कैसे होनी चाहिए? यानी सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो उसका फिर क्या उपचार है, कैसे एफआईआर को दर्ज करानी है? तो इसके दोस्तों आपके सामने 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप एक जो जिले का, जिस जिले में वो घटना हुई है उस जिले के एसपी को एक चिट्ठी लिखेंगे और उस चिट्ठी में पूरा ब्यौरा होगा कि साहब मेरा ये नाम है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे साथ इस स्थान पर घटना हुई है, तो उसमें पूरा ब्यौरा आपका होगा और वो चिट्ठी आप संबंधित जिले के एसपी साहब को भेज देंगे डाक द्वारा। एक तरीका तो ये है। अब एसपी साहब को अगर लगता है कि हाँ भाई ये मामला सही है तो वो उस पर एफआईआर के फिर ऑर्डर कर देंगे, एफआईआर हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उनके पास एक आप आवेदन पत्र लगाएंगे कि साहब मेरे साथ ये घटना हुई है, मेरे मुवक्किल के साथ ये घटना हुई है और इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस और हमने संबंधित एसपी साहब को भी पत्र भेज दिया था लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप इस तरीके का एक आवेदन पत्र लगाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। अब अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ ये मामला सही है तो वो एफआईआर के ऑर्डर कर देंगे। तीसरा तरीका है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास डायरेक्टली परिवाद दायर कर सकते हैं, जिसको कंप्लेंट बोलते हैं। परिवाद में आप पूरा ब्यौरा देंगे घटना का, बताएंगे कि साहब ऐसे ऐसे बात है और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। तो वो क्या करेंगे, वो कंप्लेंट वहाँ पे आपकी, अगर उनको लगता है कि हाँ ये मामला सही है तो वो परिवाद आपका दायर वहाँ पे कर लेंगे। तो 3 तरीके हैं। पहला एसपी साहब को चिट्ठी, दूसरा मजिस्ट्रेट साहब को आवेदन और तीसरा मजिस्ट्रेट साहब को परिवाद। तो अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आप इन तरीकों के माध्यम से अपनी एफआईआर को, अपनी कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइएगा कि केस डायरी क्या होती है।
केस डायरी क्या होती है और क्या आरोपी व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप है क्या वो केस डायरी की कॉपी मांग सकता है पुलिस अधिकारी से। तो देखिए केस डायरी क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे कोई भी अपराध घटित हुआ, पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होते ही उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है जिसको बोलते हैं आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जैसे ही पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है आईओ के तौर पे, तो वो एक डायरी उठाता है थाने से। वो डायरी होती है जिलत बंधी हुई और उस पर पेज नंबर डले होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे पेज नंबर डले होते हैं। और वो उस डायरी पे ऊपर के पेज पे लिख देता है कि ये एफआईआर नंबर है, ये केस का नाम है। अब वो जहां जहां भी जाएगा, घटना स्थल पर गया उसका ब्यौरा दर्ज करेगा उस डायरी में, फिर किसी गवाह के बयान दर्ज करेगा वो लिख देगा केस डायरी में, कोई बरामदगी करेगा वो लिख देगा केस डायरी में। यानी जो जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आईओ करेगा उस विशेष केस से संबंधित वो सारी बातें उस केस डायरी में वो लिखता चला जाता है। अब सवाल आता है कि क्या केस डायरी की कॉपी आरोपी व्यक्ति मांग सकता है? तो केस डायरी की कॉपी आरोपी व्यक्ति को मांगने का अधिकार नहीं है, आरोपी व्यक्ति इसकी मांग नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आता है कि जब आरोपी मांग नहीं कर सकता तो केस डायरी को बनाने का फायदा क्या है? फिर भाई पुलिस अधिकारी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तो केस डायरी दोस्तों इसलिए बनाता है कोई भी पुलिस अधिकारी कि जब माननीय न्यायालय के सामने कोई विचारण चलता है तो उस केस से संबंधित कोई केस डायरी माननीय न्यायालय मांग सकता है पुलिस अधिकारी से अपनी सहायता करने के लिए, यानी ये अनुमान करने के लिए कि भाई इसमें क्या क्या हुआ होगा और कहाँ तक ये केस सच्चा है, कहाँ तक ये केस झूठा है। तो माननीय न्यायालय किसी तथ्य पर पहुंचने के लिए, किसी तथ्य पर पहुंचने में अनुमान लगाने के लिए उस केस डायरी को मंगा सकता है। बस इतना सा काम है केस डायरी का, लेकिन आरोपी व्यक्ति केस डायरी की मांग नहीं कर सकता अधिकार के रूप में। अब दोस्तों एक सवाल ये आता है कि भाई अगर चार्जशीट जमा नहीं होती 60 दिन में या 90 दिन में, तो क्या आरोपी व्यक्ति को ऑटोमेटिकली जमानत मिल सकती है? तो हाँ दोस्तों, चार्जशीट को जमा करने के 2 टाइम पीरियड हैं, एक आपका 60 दिन का, एक आपका 90 दिन का। जिन अपराधों की सजा 10 साल तक है उनमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है 60 दिन में। अगर 60 दिन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और आरोपी व्यक्ति जेल में बंद है इस अवधि के दौरान, तो उस आरोपी व्यक्ति को जमानत का अधिकार मिल जाता है, जिसे डिफॉल्ट बेल कहते हैं। और जिन अपराधों में सजा 10 साल से ज़्यादा है उनमें पुलिस को टाइम दिया जाता है 90 दिन का। अब अगर इन 90 दिनों में पुलिस चार्जशीट जमा नहीं करती न्यायालय में और आरोपी व्यक्ति इस अवधि के दौरान, इन 90 दिनों के दौरान जेल में बंद रहता है, तो आरोपी व्यक्ति को जमानत का अधिकार मिल जाता है, जिसको डिफॉल्ट बेल कहते हैं। तो ये डिफॉल्ट बेल का एक कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जा सकता है डिफॉल्ट बेल के बारे में, तो उसका मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बता ही दिया कि 90 दिनों या 60 दिनों में अगर जो है पुलिस चार्जशीट जमा नहीं करती तो डिफॉल्ट बेल आरोपी व्यक्ति को मिल जाती है। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एफआईआर का क्या यूज होता है? जो आपने एफआईआर दर्ज कराई उसका क्या यूज होता है? तो इसका जवाब है कि दोस्तों एफआईआर का यूज होता है जब कोई गवाह विचारण के दौरान न्यायालय के सामने अपनी गवाही देने जाता है तो न्यायालय उस एफआईआर से उस गवाह की बात का या तो सपोर्ट कर सकता है, यानी वो गवाह की बात की या तो एफआईआर सपोर्ट करेगा या उसको अपोज करेगा। यानी जैसे मान लिया कि एफआईआर में किसी व्यक्ति ने ये कहा कि साहब मेरे साथ लूट हुई है दिन में 2 बजे दोपहर, ये एफआईआर में लिखी हुई है कि साहब मेरे साथ दिन में 2 बजे लूट हुई है। अब वो गवाह जाता है न्यायालय के सामने गवाही के दौरान, विचारण के दौरान, वहां पे वो जाके कहता है या ये बात निकल के आती है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि लूट 2 बजे नहीं हुई, लूट हुई है शाम को 7 बजे।
तो क्या होगा कि जो गवाह का कथन है ना, अब वो विचारण के दौरान कह रहा है कि 7 बजे हुई है, एफआईआर में कह रहा है कि 2 बजे हुई है दिन में, तो ये दोनों कथन क्या है, ये एक दूसरे की काट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। तो किसी भी गवाह के कथन का या तो समर्थन करने के लिए या विरोध करने के लिए जो केस जो एफआईआर होती है उसको यूज करा जा सकता है। बस ये समझने वाली बात है कि किसी भी गवाह की बात का या तो समर्थन करने के लिए विचारण में या उसका जो है मतलब विरोध करने के लिए एफआईआर का यूज करा जा सकता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने बहुत सारी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, तो क्या मेरी मेहनत कैसी लगी आपको, इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए इस चैनल पे आने वाली है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।